हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपन सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें मैंने आपके 5 पार्ट है वो अपलोड कर दिए। ठीक है, जिसमें अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे थे। जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको RLVP और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताया। आज अपन बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन वाला जो मामला है वो थोड़ा सा अलग सा है। जैसे अपन वेपर प्रेशर, अपन कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी डाल देते तो वेपर प्रेशर क्या होता था, कम होता था। तो वेपर प्रेशर के साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। हमेशा आप ध्यान रखना है ना। जैसे कोई प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को जब अपन सॉल्यूशन में डालते हैं और उसमें सॉलिड कोई सॉल्यूट डाल देते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी क्या करती है, उसकी वेपर प्रेशर को कम कर देती है। और वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो अपन उसको बोल देते हैं क्वथनांक का ओनियन या फिर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बच्चे बोलते हैं सर हिमांक किसको कहते हैं। हिमांक एक साम्य अवस्था है ठोस और द्रव के बीच की। ठोस और द्रव के बीच की एक साम्य अवस्था होती है जिसमें ठोस और द्रव परस्पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं, उसको अपन हिमांक बोलते हैं। तो जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक यहाँ सॉल्वेंट लिया और यहाँ मैंने आपकी ये सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बना होगा तो सॉल्वेंट के अंदर क्या डालना पड़ेगा, सॉल्यूट डालना पड़ेगा। ये सॉल्यूट है वो क्या है, ठोस है और अवाष्पशील है। ओके बेटा, अवाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल है। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉन वोलेटाइल होगा तो इधर से जाओगे तो आपकी इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर में कमी आएगी, वाष्प दाब में कमी आएगी। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी के कारण वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और वेपर प्रेशर घटने के कारण ही इसमें क्या होता है, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है और इस कमी को अपन बोलते हैं अवनमन या डिप्रेशन। अवनमन या डिप्रेशन। जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसका पहले फ्रीजिंग पॉइंट था वो था TF0 और इसका क्या हो गया, TF आ गया। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, ज़्यादा किसका इसका, तो TF0 और ये हो गया TF। इसको अपन बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का अवनमन। कल मैंने जैसे आपको एक बात बताई थी, याद करो कि क्वथनांक का जो ओनियन होता है वो मोलिटी के समानुपाती होता है। मोलिटी के समानुपाती इसीलिए लेते हैं, मोलिटी क्यों नहीं लेते, क्योंकि मोलिटी होती है वो ताप से प्रभावित होती है, तो अणु संख्या में अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ सकता है, इसलिए अपन मोलिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M क्या, मोलेलिटी, M क्या, मोलेलिटी, मोललता, मोलेलिटी। जब आप इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो यह आ जाएगा KFM। इसको अपन बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। ये अपन इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। KF मोलल अवनमन स्थिरांक, ये अपन कह सकते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक, और इंग्लिश में अपन इसको कह देंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, शायद मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस हमेशा आते हैं तो उसमें
मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करनी थी, मोलैलिटी फाइंड करनी थी, केएफ वगैरह आपको हमेशा क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पुट अप होता है नीट के अंदर। नीट में यहाँ पर काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। देखो डेल टीएफ इक्वल टू क्या हो गया बेटा, केएफ इनटू एम। मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम होती है ना, मोल किसके, सॉल्यूट के। तो मैंने यहाँ लिख दिया केएफ इनटू सॉल्यूट के मोल अपॉन वेट, वेट किसमें, किलोग्राम में। ये वेट किसका है, सॉल्वेंट का है, ध्यान रखना सॉल्वेंट। तो केएफ एम क्या है, मोल, तो मोल में मैंने वेट ले लिया और ये लिया मैंने मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो गया सॉल्वेंट का किलोग्राम। और मान लो ग्राम में दे दें तो आप इसको 1000 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो ये मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का क्वेश्चन पूछते हैं। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने का न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kf इनटू w। w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ये हो गया आपकी KF M, और ये हो गया डेल TF, और ये हो गया W इंटू 1000। इस फॉर्मूले पर मॉलिक्यूलर वेट आपको बार बार फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है। अब मान लो कभी कभी केमिकल रिएक्शन दे रखा हो और उसमें प्रोडक्ट का एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रखा हो, तो फिर आपको वन ऑफ कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। वन ऑफ कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल TF इज इक्वल टू KI KF इनटू M मोलैलिटी, I इज इक्वल टू वन ऑफ कांस्टेंट, वन ऑफ कांस्टेंट। ये वन ऑफ कांस्टेंट मैं आपको फाइंड आउट करना अलग से सिखाऊंगा कि वन कांस्टेंट एसोसिएशन और डिसोसिएशन में किस टाइप से फाइंड आउट किए जाते हैं। ओके बेटा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। अब हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जैसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट है, मतलब Kb एंड Kf दोनों होते हैं, वो आपके हमेशा सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर। ये ध्यान रखना, Kf एंड Kb इबोलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट both are depend on the nature of solvent। इसका मतलब सर जैसे वाटर दे दिया हमको सॉल्वेंट, तो उसका Kf और Kb अलग अलग होगा, यस नो डाउट। बेंजीन अलग होगा। तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आते हैं उनमें इसकी वैल्यू पुट अप होती है, तो आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको डाउट नहीं आना चाहिए। Kf एंड Kb both are depend on the नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब देखो कभी कभी कोई फिजिकली स्टेट चेंज होता है, तो उसमें आपको Kf का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना, Kb का भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसमें आपको एंथैल्पी के चेंजेस दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें गलन की एंथैल्पी, फ्यूजन ऑफ एंथैल्पी, इवेपोराइजेशन ऑफ एंथैल्पी, और आपको मोलर मास भी गिवन होता है। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो इसके लिए दो आपको दो फॉर्मूले हैं, वो आपको MTR ही रखने पड़ेंगे, है ना, जिसमें कि मोलर मास आपको गिवन हो, टेम्परेचर आपको गिवन हो, गैस कांस्टेंट आपको गिवन हो, तो उसमें आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो मैं एक नेक्स्ट आप बता रहा हूँ आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ Kf एंड Kb कब फाइंड आउट करना है, जब आपको एंथैल्पी गिवन हो उस समय। तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ, तो इसमें आपको शायद मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आएगा। ऐसे ध्यान कर दो, RMT अपॉन 1000 इंटू डेल H इज इक्वल टू K। इसको आप MTR बेस रखना, RMT अपॉन H, RMT अपॉन H। अब देखो दिमाग लगाना, R क्या है, गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट, M क्या है, मोलर मास, और T क्या है, टेम्परेचर, और डेल H क्या है, एंथैल्पी। ठीक है भाई। अब अपन को करना क्या है, जैसे मान लो ये आपको
KF मतलब क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट आपके KF है। तो KF होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल TF हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रीजिंग हो जाएगा, फ्रीजिंग के लिए फाइंड करना है, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंथैल्पी किसकी आ जाएगी, फ्यूजन की, गलन की एंथैल्पी आ जाएगी। तो KF इक्वल टू क्या आ जाएगा, R into M into डेल TF स्क्वायर अपॉन 1000 into डेल H फ्यूजन, फ्यूजन मतलब गलन, ओके। और मान लो K भी फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, R, ये हो गया मोलर मास, और ये हो गया आपके क्या, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा 1000 into डेल H वेपराइजेशन, डेल H वेपराइजेशन। तो इस ट्रिक को आप आराम से याद कर सकते हो, ठीक है ना। इस ट्रिक को याद करके आप इस फॉर्मूला को याद रखना, क्योंकि अब इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नीट के अंदर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नीट में आपको यहाँ से मोलर मास पूछते हैं, मोलर मास न्यूमेरिकल पूछते हैं, ध्यान रखना। और ये दे दे तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई डिप्रेशन हो रहा है तो डेल TF हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुट होगी, ये भी वैल्यू पुट होगी, ये भी वैल्यू पुट होगी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होती है, मोलर मास बेस इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट करवा दी, ध्यान रखना। कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा दी, 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट करवा दी। सबसे पहले क्या करवाया था, RMVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा करवाया था मैंने आपको एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा करवाया मैंने आपको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके साथ में ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परासरण, परासरण और परासरण दाब, परासरण और परासरण दाब सबसे इंपॉर्टेंट है कि परासरण कहते किसे हैं, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। जब तक ऑस्मोसिस किसे कहते हैं ये चीज समझ में नहीं आती तब तक अपने काम नहीं चलता है। तो देखो दिमाग लगाओ, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है भाई, और ये एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक पॉट बनाया हुआ है। कुछ बच्चे कहते हैं ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। ये सिंथेटिक भी हो सकती है, सिंथेटिक सेलोफॉन की बनी होती है, ठीक है। और जो नेचुरल होती है वो जैसे सुअर होता है, पिग के ब्लैडर की बनी हो सकती है ना। कोई भी पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जनत झिल्ली हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही आपको देखना पड़ेगा। ये है आपके यहाँ पर, इसमें बाहर डाला हुआ विलायक, जिसको आप बोलते हो सॉल्वेंट, और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा है। क्या भरा है, सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, क्या बोला मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में एंटर करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। मतलब डेफिनेशंस को रटने नहीं, डेफिनेशंस को रटने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। मैंने बोला ये सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, और ये SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये सॉल्यूशन। इस प्रोसेस का इधर जाना, इस प्रोसेस का इधर जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्रोसेस ही ऑस्मोसिस कहलाता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जब सांद्रता बराबर हो जाए, ये कुछ साम्य अवस्था बराबर हो जाए, तो साम्य अवस्था पर भी ऑस्मोसिस सतत चलता रहता है, कंटिन्यूअस, मतलब एट द इक्विलिब्रियम। ऑस्मोसिस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, मतलब ऑस्मोसिस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर भी कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसमें अपन को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब जो ये SPM मेम्ब्रेन है, मान लो इस सॉल्वेंट को इधर जाने से, सॉल्यूशन में जाने से यहाँ पर कुछ प्रेशर डाल के इसको रोके, ध्यान सुनना, सॉल्वेंट के मूवमेंट को सॉल्यूशन में जाने से एक SPM मेम्ब्रेन के द्वारा लगाया जाने वाला दाब, लगाया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोकता है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्या करता है, ऑस्मोसिस को रोकता है। यहाँ पर ये प्रेशर डालेगा,
एसपीएम मेम्ब्रेन की प्रेशर डालेगी जो फ्लो के अगेंस्ट होगा, उसको आप क्या बोलोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म। जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये मैंने आपको पहले बताया। इसका मतलब ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पर ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान सुनना, बॉइलिंग पॉइंट हिमांक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बट बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन और हिमांक का डिप्रेशन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये दिमाग में सेट करके चलना, ऐसे गलती मत कर देना, हमेशा ध्यान रखना। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, अब कहेंगे सर इसमें मान लो सांद्रता किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, तो इसकी कम सांद्रता होगी और इसकी, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो गमन हो रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, वही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है ना? इनके डेफिनेशन से नहीं रटना है, कि डेफिनेशन से कभी पूछे नहीं जाते, अपन को कॉन्सेप्ट पूछेंगे, कॉन्सेप्ट से ही काम चलाना है, ठीक है ना? चलो आगे बात करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन पाई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से इंडिकेट करते हैं। ध्यान रखना हमेशा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, विलय की प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? किसके ऊपर करेगा? पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट। इसलिए अपन इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और अपन इसको पाई से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पाई से इंडिकेट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इंडिकेट बाय द पाई। पाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर C/T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सर कहेंगे सर C क्या है? तो C क्या है? कंसंट्रेशन, मतलब मोलेरिटी। मोलेरिटी, देखो ध्यान से सुनना, मोलेरिटी, मोलरता। अभी तक अपन ने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी उसमें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे वो मोलेलिटी के थे। इस बार ये किस में है? मोलेलिटी में है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड का फ्लो हो रहा है, वहाँ लिक्विड का फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आयतन देखना पड़ेगा, और आयतन देखना पड़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कि मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर होती है, जबकि मोललता क्या होती है? मोल पर किलोग्राम होती है। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलरिटी ली जाती है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो CRT, RCT, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। इसमें तो शायद मेरे हिसाब से कोई आपको डाउट नहीं आएगा। R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, C क्या थी? मोलरिटी। तो मोलरिटी को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N/V। तो मैंने लिख दिया पाई इज इक्वल टू R इंटू N/V इंटू T। N क्या है? मोल। ये किस में? लीटर में। अब ये मान लो आप लीटर में दे देते हो तो R इंटू N V इंटू T इंटू 1000 ml में दे दिए। अब मान लो ये आपको मोल ही फाइंड करने हो तो कोई टेंशन नहीं है, ये R हो गया, या फिर अपन इसको ले लें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T अपॉन V ml में, और ये हो गया 1000। हमेशा ध्यान रखना, ये नीट के लिए, CBC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूलर वेट आपको बहुत बार फाइंड करने को पूछते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बहुत बार फाइंड करने को पूछते हैं। अब कभी कभी सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको कंडीशन डाल के दे देते हैं कि भाई सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है, कुछ कह देते हैं हाइपरटोनिक है, कुछ कह देते हैं हाइपोटोनिक है, मतलब समपराशरी, अतिपराशरी और अल्पपराशरी। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? कंडीशन डाल देते हैं। तो मान लो आपको दो सॉल्यूशन देते कि भाई दो सॉल्यूशन है, समपराशरी है, मतलब समपराशरी है तो मतलब परासरण दाब क्या है? बराबर है। बहुत सीधी सीधी बात है। परासरण दाब जहाँ पर बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? समपराशरी बोलते हैं। अब मान लो परासरण दाब बराबर नहीं हो तो बार वाले का सॉल्वेंट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? हाइपर ऑस्मोटिक या हाइपरटोनिक।
ठीक है ना, और मान लो बार वाले कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। देखो बेटा, जो अपना ब्लड होता है ना उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9 W/V परसेंटेज होती है। सॉल्ट का परसेंटेज इन द ब्लड RBC, जो ब्लड होता है अपना, जो सेल्स होती है RBC होती है, उसके अंदर सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है, 0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो अब मान लो आपने क्या किया, एक ब्लड सेल है, उस ब्लड सेल को यदि आपने ऐसे पॉट में रखा जिसमें बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.9 वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का सॉल्ट डाला हुआ, तो क्या इस सेल में कोई चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर खुद में क्या है, 0.9 वेट बाई परसेंटेज NaCl है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन और बाहर वाले का सॉल्यूशन आपस में क्या है बेटा, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक समपराशरी है, और समपराशरी होने के कारण ना तो ये श्रिंक होगी, ना तो ये संकुचित होगी, और ना ही ये फूलेगी। नहीं तो फूलेगी, फूल भी नहीं पाएगी और श्रिंक भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब तो सोचो आप कि सर फुलानी हो तो क्या किया जाए, तो आपको दिमाग लगाओ, फुलानी होगी तो क्या बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ये आपको दिमाग लगा कि ये सोचना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मान लो हाइपरटोनिक हो जाए, क्या हो जाए, सॉरी हाइपरटोनिक हो जाए। विद्यार्थी लेक्चर पर मैं आपको तीनों कंडीशन एक साथ ही बता देता हूँ। तीन कंडीशन बताए थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, अभी देखो आप, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक रटना नहीं है, रट लिया प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस में क्या था, इस कॉन्सेप्ट को साइड में देखो। ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोसिस में यह था कि ये SPM मेम्ब्रेन थी और ये लो कंसंट्रेशन थी, और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की और मामला सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का हो रहा था, उसको आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कह रहे थे। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की, बराबर। अब इसको रटो मत देखो, जैसे ये सेल है, इस सेल को आपने बाहर वाली दोनों की सांद्रता समान कर दी, एक सेल हो गई, इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता, इसकी C1, इसकी C2, दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर, तो इसमें क्या जाएगा, नो चेंज आ जाएगा, बराबर। अब मान लो कि मैंने क्या काम कर दिया, ये सेल है, ठीक है बेटा, ये सेल है। अब मान लो ये C1, ये C2, मैंने क्या कर दिया, सांद्रता है वो C2 क्या कर दी, ज्यादा कर दी। आप खुद सोचो, मैं C2 सांद्रता ज्यादा कर दूंगा तो ये कम सांद्रता से SPM मेम्ब्रेन से इसके जो सॉल्वेंट होगा वो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आने की तो SPM मेम्ब्रेन होगी, और बाहर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक, संकुचित हो जाएगी, होगी नहीं होगी। जैसे किशमिश वगैरह बनाते नहीं बनाते, अंगूर से किशमिश बना दिया तो किशमिश कैसे बनाएंगे, अंगूर को श्रिंक करना पड़ेगा, तो श्रिंक करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे। अब नीट में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये RBC है, RBC में तो आपको पता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.9 W/weight परसेंटेज। अब इसकी कंसंट्रेशन यदि 0.9 W/weight परसेंटेज से ज्यादा होगी तो RBC श्रिंक हो जाएगी, ऐसे श्रिंक नहीं होगी। अब सेम का सेम कंडीशन मैंने यहाँ डाल दी, मान लो ये RBC, इसकी कंसंट्रेशन C1, अब मैंने क्या कर दिया, इस बार ये जो C2 है ना, इसकी कंसंट्रेशन वो कम हो गई, किससे, C1 से, तो ये तो हो गया SPM, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, ये इधर ऐसे चला जाएगा, कम से अधिक। इसका मतलब इस बार RBC क्या हो जाएगी, बताओ, फूल जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, RBC फूल जाएगी। इसीलिए तो सिंपली अपन कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति नमक ज्यादा खाते हैं, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, जो व्यक्ति सॉल्ट ज्यादा खाते हैं, तो सॉल्ट ज्यादा खाएंगे, बताओ ब्लड के अंदर क्या होगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो सेल्स क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, सेल्स फूल जाएंगे तो बॉडी में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब बॉडी में एडिमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब सूजन आने लग जाएगी। इसलिए जब किसी पेशेंट में सूजन की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ये कहता है कि बेटा थोड़ा नमक कम खाना, तो काम सेट हो जाएगा और तेरी एडिमा की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको ऑस्मोसिस की और ऑस्मोटिक प्रेशर की। कल अपन इसमें बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस की। बेटा किसकी बात करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण की बात करेंगे। व्युत्क्रम परासरण, परासरण का एकदम उल्टा है और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे कंटिन्यू